जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 10 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। कितने लेक्चर हो चुके थे दोस्तों? 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। यानी कि दोस्तों चैप्टर फर्स्ट का आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 11। लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? चैप्टर फर्स्ट का 11 लेक्चर नंबर होने वाला है। 11th लेक्चर नंबर है दोस्तों। इसके पहले कितने लेक्चर हो चुके हैं? 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। आपको लेक्चर नंबर 10, 9, 8, 7 और 6 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप आसानी से इन लेक्चरों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी से देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको लेक्चर नंबर 1 से लगाकर और अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं सभी लेक्चरों को सीरियल वाइज देखना है, अर्थात चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर हुए हैं सबको बेटा आपको सीरियल वाइज देखना है। तो बेटा आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, ठीक है। जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किस नाम से मिलेगी? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही क्लास 12 यूनिट फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपको सारे लेक्चर दोस्तों सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे और आप सारे लेक्चरों को सीरियल वाइज अध्ययन कर सकते हैं। सारे लेक्चरों को सीरियल वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। भले आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, इसका मतलब बहुत है, बहुत बड़ा मतलब है, विस्तार है। देखिए ध्यान से, जिसे कोई नहीं सुधार पाता, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। कहने का मतलब दोस्तों, आज भले ही आपको लगता है कि आपके माँ बाप, आपके बड़े भाई, आपके पिताजी डांटते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा ये कार्य गलत है, आप ये कार्य करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। तो आपके अंदर से क्या, आपकी ऐसी एक अवस्था है, ऐसी उम्र के अंदर से कि जो हम कर रहे हैं कार्य वही सही है। मम्मी क्या कह रही हैं, पिताजी क्या कह रहे हैं, बड़े भाई क्या कह रहे हैं, भाभी जी क्या कह रहे हैं, मतलब कोई कुछ भी कह रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं जो हम करें हम ही राजा हैं, हम जो कर दें वही सही है, वही नियम है, वही कायदा है, वही कानून है। इस उम्र में आप सभी छात्रों को ऐसा लगता है। कुछ छात्रों ऐसे सोचते हैं कि जो हम करें वही अच्छा है, और ज़्यादातर छात्रों के मन में ये होता है कि मम्मी हमारे काम में दखल अंदाजी मत करें, मेरे पिताजी मुझे कुछ ना कहे, मैं जो कर रहा हूं वही करूं, मेरा भाई मुझसे कुछ ना कहे। यदि आप भी इस कैटेगरी में आते, आप भी यदि ऐसा सोचते हैं तो सतर्क हो जाइए, चेत जाइए अभी से। इस वीडियो को देख के आप क्या चालाक हो जाए, सीख जाइए कि यदि आज आपको मम्मी की बात, पिताजी की बात, भाई की बात, भाभी की बात या अपने से बड़े दादाजी की बात, दादी की बात आपको आज बुरी लग रही कि बेटे जो कहते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हमारे भाई का, जो भाई होगा चाहेगा हमारे भाई का, मम्मी पापा चाहेंगे कि मेरे बेटे का, दादी बाबा चाहेंगे कि मेरे पोते का क्या हो, आगे का भविष्य सुनहरा हो। तो आपके भविष्य सुनहरा करने के खातिर आपको गलत कार्य को करने के लिए बार बार रोकते हैं, बार बार टोकते हैं। वो आपको चीज अच्छी नहीं लगती कि मुझे बार बार क्यों टोकते हैं, हम तो अब बहुत समझदार हो गए ना, हमसे बड़ा कोई नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं और ऐसा लगातार अभी इस वीडियो को देखकर भी यदि आप नहीं सुधर रहे हैं दोस्तों, तो मान के चलिए जितने 2, 4, 5, 6 साल ये आपको ऐसी आज़ादी मिलने वाली है, और जैसे ही उम्र आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी और आप ग्रस्त जीवन में जैसे ही प्रवेश करेंगे तब आपको इस वक्त की अहमियत पता चलेगी। तब आप सभी छात्रों को जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको तब इस वक्त की अहमियत पता चलेगी। तब मम्मी पापा, दादी, भाई बहन सबकी याद आएगी कि काश उस समय उस वक्त हम अपने भाई, मम्मी पापा, दादी, भाई बहन की बात सुन लिए होते और उनके कहे अनुसार हम कार्य कर लिए होते, हम पढ़ाई अच्छे से कर ली होती, मेहनत के साथ कर ली होती, तो काश आज हमको ठेला ना चलाना पड़ता, आज हमको कहीं छुटकी सी दुकान नहीं खोलनी पड़ती। तो पढ़ाई ये नहीं कि नौकरी के लिए ही है, पढ़ाई ये जरूरी नहीं कि आपको नौकरी ही पाना है। पढ़ाई से आपका दिमाग विकसित होता है और आपकी सोचने, समझने और विचारने की क्षमता बढ़ती है। कुछ जरूरी नहीं है आपको नौकरी के लिए ही पढ़ाई करना। यदि आप नौकरी के लिए ही पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई का मतलब कोई नहीं रहेगा। आप पढ़ाई करते हैं तो इस उद्देश्य के साथ करिए। नौकरी तो आपका भरण पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन आप यदि पढ़ाई अच्छे मन से, लगन और मेहनत के साथ करते हैं
तो आपका दिमाग खुलता है, दिमाग विकसित होता है और अपने गृहस्थ जीवन में, आपको सांसारिक जीवन में सोचने समझने की क्षमता आप में विकसित होती है। इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और दूसरों के, अपने बड़े जो आपके भाई बहन, मम्मी पापा, दादी बहन है, इनकी सबकी बातों को ध्यान से सुनिए। और यदि आप इनके कहे हुए अनुसार आप लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और ये जो लाइनें कह रही हैं ध्यान समझिए, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। और यदि आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा और दादी बाबा की कही हुई बातों पर ध्यान नहीं देंगे और आज आप नहीं सुधरेंगे, सिर्फ अपने खेल में, अपने दोस्तों के साथ टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में यदि आज समय आपने गंवा दिया तो आपको ये वक्त, जब आपकी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, आगे का जीवन जब आप बढ़ेगा आपका, तब आप सोचेंगे तो आपको वक्त नहीं देगा आपको, तब आपको समय नहीं देगा। आपसे सुधरना भी चाहेंगे तो आप सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि वक्त उस समय आपको वक्त नहीं देने वाला है। अभी चेत जाइए दोस्तों, ठीक है। यदि अभी आप सीख गए, इसीलिए कहा है जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। तब यदि आप सोचेंगे काश मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाता, तब वक्त कहेगा भैया जब वक्त मिला तब आपने कुछ नहीं किया, अब वक्त से वक्त मांग रहे हो। तो वक्त कभी भी आपका इंतजार नहीं करेगा, समय आपका कभी भी इंतजार नहीं करेगा, और फिर आपको वक्त उसका जवाब देगा सही से। फिर आपको सोचाई नहीं आएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ आज से ही यदि आप ऐसे कार्यों में लगे, उसको छोड़कर इस ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी करिए। और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट किए, अभी से, कि आज ही से, इसी वक्त से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए और अपने पढ़ाई की ओर मन लगाइए दोस्तों, ठीक है। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों है? चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर कौन सा? 11th है, ठीक है। तो दोस्तों आज चैप्टर फर्स्ट में आपको दो हेडिंगें, मुख्य हेडिंगें पढ़नी है। चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत लेक्चर नंबर कौन से? 11th में दो हेडिंगें आपके लिए बहुत मुख्य अहम रहने वाली हैं। पहली जो इसमें की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। क्या? वैद्युत, ये आपके एग्जाम में खूब एक नंबर में पूछी जाती है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। आपके एग्जाम में डिफिनेशन खूब पूछी जाती है, लांग में क्वेश्चन आता है और उसी में लगा होता है, उसी में, और एक नंबर में अतिलघुत्तरी में खूब पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। और इसके बाद एक हेडिंग और आपको पढ़नी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके बाद पढ़नी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि आज की दोनों हेडिंग है, लेक्चर नंबर 11 की जो दो हेडिंग है आप इसमें सीखने वाले, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग है और दोनों से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो पहले सीखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले डिफिनेशन सुन लीजिए, उसके बाद हम लिखा देंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से आपको सभी छात्रों को समझाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहले आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम लिखवाएंगे, उसके बाद आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, तो बिल्कुल आपको लल्लन टाप समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। क्या? वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कुछ आया दिमाग में? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, फिर लिखिए। वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। नहीं समझे? लिख लीजिए, फिर चित्र के माध्यम से समझाते, अभी क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर होगा दोस्तों। लिखिए फटाक से। वह निकाय लिखना स्टार्ट किए साथ में। और दोस्तों हम बार बार हर लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा हर समय यही कहते रहते हैं कि आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपके सच्चे मित्र हैं। यही एग्जाम के समय आपको काम आने वाले हैं, आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि उस समय आपको इतने लेक्चर हो जाएंगे, सोचोगे कि हम 2 दिन पहले सारे लेक्चरों को देख लें, तो असंभव है। और यदि आपने पहले से पढ़ रखा, नोट्स बना रखे हैं, तो 2 दिन में क्या, 1 दिन में आप नोट्सों का रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, क्योंकि आपके नोट्स ही सच्चे साथी जो एग्जाम के वक्त आपका साथ निभाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। लिखिए, वह निकाय जो दो बराबर परंतु
वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी मतलब बहुत कम अल्प दूरी 2L होती है 2L होती है, कामा लगाओ, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। राइट, समझे क्या कहा? वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये तो आपने डिफिनेशन लिख ली, अब इसको चित्र के माध्यम से समझिए, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लेते का वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत, यानी कि दो आवेश हैं जो बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं तथा क्या है, विपरीत हैं। जैसे मान लेते हैं एक आवेश है ये -q, ध्यान समझिए ऐसे, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश -q रखा है और यहाँ पे एक आवेश +q रखा है। ठीक, क्या माना? ये यहाँ पे माना एक आवेश -q रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, एक +q रखा है। जिनके बीच की जो दूरी बेटा है वो 2L है। कितनी है? जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2L है। ये कहलाती बेटा इसकी मुख्य अक्ष, द्विध्रुव की मुख्य अक्ष कहलाती है, द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ध्यान समझिए क्या हमने कहा, और चित्र को देखिए और फिर इसमें देखिए। पहले देखिए, वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से, देखो बेटा दो बराबर, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, दोनों बराबर है, इनके परिमाण इस आवेश का और इस आवेश दोनों जो -q +q, ये दोनों आवेश जो परिमाण में बराबर है। जैसे ये 2 कूलाम का है तो ये भी 2 कूलाम का, यदि ये 5 कूलाम का तो ये भी 5 कूलाम का, दोनों परिमाण में बराबर है। परंतु क्या कह रहा है, विपरीत हैं। वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। तो विपरीत आवेश क्यों? ये माइनस का है, ये प्लस का, अलग अलग आवेश हुए इसलिए विपरीत हुए कि नहीं भाई? ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश, इसलिए दोनों आवेश अलग अलग हुए तो विपरीत है दोस्तों। विपरीत होगा कि नहीं? विपरीत होगा, मिलकर बना तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, यानी कि ये -q और +q, ये दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी कितनी? 2L है। ये जो पूरा कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझे कि वह निकाय, पूरा जो सिस्टम है क्या कहला? एक निकाय कहला। पूरा सिस्टम क्या होगा? एक निकाय होगा जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। दो बराबर हैं और विपरीत आवेश से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की दूरी 2L होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। सिंपल कि नहीं? सिंपल है। ठीक है, ये जो हमने लाइन खींची, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्या? ये जो डॉटेड लाइन खींची है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। और इसका जो दोनों का बीच का पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, इसका बीच पॉइंट, इसको O से लिख दिया हमने। ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु। मतलब दोनों आवेशों के बीच का जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु। से O से हमने प्रदर्शित कर दिया। किताबों में आपको ऐसे भी बना मिलेगा और कई किताबों में ऐसे भी बना मिला। देखिए ध्यान से, आप जो चाहिएगा वो बना लीजिए। ये -q आवेश है, इससे 2L दूरी पर
ये आवेश ले लिया, कितनी दूरी पे ले लिया, 2L दूरी पे एक ये आवेश ले लिया, ऐसे, ठीक है। डॉटेड भी बना होगा, लाइन भी पूरी खींची मिल सकती है, ठीक है। ये 2L दूरी होगा, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश होगा, और ये इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु होगा ओ। चाहे ये ऊपर वाला बनाओ चाहे नीचे वाला बनाओ, ऊपर वाला बनाओ चाहे नीचे वाला बनाओ, दोनों किताबों में आपको मिलेंगे, ऊपर वाला भी मिलेगा और नीचे वाला भी मिलेगा। हम आपको ऊपर वाला लेके चलेंगे, इस वाले को हम आगे जो डेरिवेशन कराएंगे वो इस वाले को हम बना के लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए, चाहे तो ये भी बना लीजिए, ठीक है, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख भी लिया होगा, चित्र भी बना लिया होगा। नीचे वाला रब कर दें, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, थोड़ी एक बात और समझिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये हम बीच की दूरी 2L ही क्यों लेते हैं, क्या हम बीच की दूरी L नहीं ले सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर ये दोनों आवेश लिया, फिर बीच की दूरी हम 2L क्यों मानना है, L क्यों नहीं मानना है? तो दोस्तों हम L भी मान सकते हैं, ध्यान समझिए, हम L भी मान सकते हैं। निखिल, जब हम L मानेंगे तो कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत आएगी, आप सभी छात्रों को कैलकुलेशन करने में समस्या आएगी। जब आप डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कैलकुलेशन करने में समस्या, क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु O है, जब मध्य बिंदु O है तो ये मान लेते बिंदु A, एक मिनट, ये बिंदु हमारा A होगा, ये बिंदु B है। अब यदि हम पूछे OA OB या OA कितना होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो टोटल L है, तो इधर टोटल 2L है, तो इतना कितना हो जाएगा L, और इधर कितना हो जाएगा L। बात समझे कि नहीं? यदि ये मध्य बिंदु है, टोटल 2L है, तो यदि मध्य बिंदु तो इतना L, ये L दोनों को जोड़ दोगे तो 2L आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो गणना की दृष्टि से, कैलकुलेशन करने की दृष्टि, गणना की दृष्टि से हम इसे 2L मानते, इसे L भी मान सकते हैं। अच्छा बाई चांस यहाँ हम L मानने होते तो यहाँ क्या लिखते, L/2 बाई चांस ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम L भी मान सकते हैं, और यदि हम L मानते तो यहाँ कितना लिखना पड़ता है, L/2 तो बटे सही में आता, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती, इसलिए गणना की दृष्टि से हम यहाँ पे 2L मानते हैं। L बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि हम यहाँ पे L क्यों नहीं लिखते हैं, तो उससे समझाइएगा कि सर हम यहाँ पे L भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको गणना करने की दृष्टि से जो सुविधा पड़ती है इसीलिए इसको लिखते हैं, क्योंकि हमको जो सुविधा पड़ेगी तो उसी को तो लिखेंगे और सही चीज होगी। तो गणना की दृष्टि से यदि हम 2L लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2L लिख लिया और ये गणना करने से ये L होगा, ये L होगा, तो आगे का जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल लगाओगे, डेरिवेशन करोगे तो उसमें आसान हो जाएगा। आप समझ पाए कि 2L मानते क्यों है, ठीक है। डिफिनेशन भी समझ गए होंगे, क्या वह निकाय जो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है तथा जिनके बीच की अल्प दूरी 2L होती, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसीलिए अल्प दूरी कहते हैं, राइट, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, वैद्युत ध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, ये जान जाइए किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की अक्ष किसे कहते हैं। और ये बेटा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो आपने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक, लिख लीजिए। वैद्युत ध्रुव की अक्ष किसे कहते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं। कोई समझता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत ध्रुव की अक्ष कहते हैं। मतलब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों को कौन सी रेखा मिला रही है, डॉटेड वाली मिला रही है। ये रेखा दिखाई पड़ी, डॉटेड जो हमने खींची, ये वाली आपको दिखाई पड़ी, ये दोनों आवेशों को मिला रही, तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की अक्ष कहते हैं, राइट, समझ गया ना। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत ध्रुव की लंबाई, कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं। नोट कर लियागा, मुझे उम्मीद, तो आपने पहले लिख लिया होगा, चित्र बना लिया होगा, उसके बाद इसको भी नोट कर लो, हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए हम ऊपर वाले डिफिनेशन रब कर रहे हैं।
हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत ध्रुव की लंबाई किसे कहते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई क्या होती है, वैद्युत ध्रुव की अक्ष क्या होती है। तो कौन सी लंबाई कहलाएगी, ये 2l लंबाई ही तो कहलाती, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो वैद्युत ध्रुव की लंबाई कहलाती है। लिख लीजिए, दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l ब्रैकेट में लिख लीजिए, को वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं, लंबाई कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेश है Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 2l, इससे क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा वैद्युत ध्रुव की अक्ष, उसको भी लिख लीजिए फटाक से। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग की ओर चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब अगली जो हेडिंग है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया उसको। हेडिंग डालिए अगली, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए किसे कहते हैं, ध्यान समझिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वह क्या वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं समझे, वैद्युत ध्रुव किसी एक आवेश चाहिए माइनस Q1 या Q, एक आवेश इसमें के ले ले, आवेश का परिमाण लेना। तो क्या दोनों आवेशों के में से किसी एक आवेश का परिमाण ले रहे, तो परिमाण तो समान है, तो किसी भी आवेश को ले सकते हैं। तो वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं समझे, लिख लिया, अभी समझेंगे, पहले लिखिए साथ में। वैद्युत ध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, एक आवेश, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों, क्या वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखिए, क्या वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, एक आवेश जो वैद्युत ध्रुव का एक आवेश को कह सकते हैं Q से, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उसी के, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां लिख लीजिए 2l, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, 2l के, अब और इंटरेस्ट आएगा, समझ में ज़्यादा आएगा। क्या वैद्युत ध्रुव के एक आवेश कौन सा Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी
2l के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अभी लिख के दिखा रहे हैं। और बेटा इसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यह कौन वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सदिश राशि? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी राशि? सदिश राशि है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसी राशि? सदिश राशि। इसका मात्रक, इसका तथा, चलो तथा लगा लो, तथा इसका मात्रक किसका? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। किसका मात्रक? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम। अभी ये मात्रक कहाँ से इसका जन्म हुआ उसको बताते हैं, कहाँ से आया? कूलाम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। क्या कहा? वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। अब वैद्युत ध्रुव इसका कोई एक आवेश ने क्यों ले लिया तथा इसके बीच की दूरी कितनी? 2l। इन दोनों का गुणनफल कर दिया, वही क्या कहलाएगा हमारा? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। इसका कोई एक आवेश और इसका गुणनफल, आवेश तथा एक आवेश q इंटू 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको मिट डाल, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए रोका था इसको। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 2l। ये तो होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या P बराबर Q इंटू 2l हो जाएगा कि नहीं? लिखना चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैसी राशि है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, तो इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं कि नहीं? आप क्या कहा? देखो, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश ये होगा तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये 2l क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, अब गुणा लगा के गुणनफल, और ये बराबर को क्या? को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डिफिनेशन आसान है क्या? वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक अभी हमने निकाला था, तो क्या देखो, Q क्या है हमारा? होता है कूलाम होता है। Q आवेश होता है तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। भाई Q हमारा आवेश होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। और L क्या है? 2l हो या L हो, है तो लंबाई। भाई L क्या? दो तो कांस्टेंट है, बेकार है, तो कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता। L है हमारी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। आप बात समझ में आए कि इसका मात्रक कहाँ से आया? जन्म समझे इसका, कहाँ से पैदा हो गया मात्रक है? ये फार्मूला समझ पाए? वेक्टर P बराबर Q इंटू 2l, या खाली आप P बराबर Q इंटू 2l याद कर सकते हैं। ठीक, वैद्युत ध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। आप निकाल भी लोगे कूलाम मीटर कैसे आया, हमने बता दिया। अब इसकी विमा निकालनी दोस्तों, किस पर चर्चा करते हैं? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा, यही निकाल देते हैं। चलिए निकाल लीजिए। वैद्युत, कहीं डाल लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण, अलग से भी पूछ सकता है एक नंबर में, आघूर्ण की विमा, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की विमा, ध्यान से देखिएगा। तो लिखोगे हम जानते हैं कि क्या जानते हो भैया? लिखना वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? इधर लिख दे रहे हैं, P बराबर Q इंटू 2l। P बराबर Q इंटू 2l। तो P की विमा, हमने कहा था जब विमा निकालना तो की विमा लगा लो। विमा का या विमी सूत्र बात तो एक ही होता है। तो P की विमा बराबर कितना क्या हो जाएगा? Q की विमा,
Q की बीमा इंटू लगा लो भाई। अब दो तो कांस्टेंट है और आपको पता कांस्टेंट की बीमा तो होती नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगी L की बीमा। दो तो हमारा कांस्टेंट की बीमा होती नहीं, इसीलिए क्या हो गया L की बीमा हो गया। ठीक, ध्यान समझिएगा। अब Q की बीमा हमारी क्या होती है? Q क्या हमारा आवेश, और आवेश की बीमा पहली क्लास में लेक्चर नंबर 1 में बताया था क्या 80 होती थी। आवेश बीमा क्या होती 80 होती थी कि नहीं, 80 या TA कुछ भी लिख लो आगे भी, इससे कोई फर्क नहीं। L की क्या लंबाई, तो L होती, L की L होती। इसके नीचे नहीं दिखेगा, नहीं हम इसी के आगे लिख दे रहे हैं इसको सॉल्व करके, आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा। अब दोनों ये अलग अलग है ब्रैकेट में, दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखने हैं तो क्या हो जाएगी LTA। आप ये जो हमने LTA ऊपर लिखा है ये यहाँ नीचे ही लिख लीजिएगा, और नीचे लिख लेंगे अतः P की बीमा बराबर क्या हो जाएगी LTA, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बीमा कितनी होगी दोस्तों LTA। कितनी होगी LTA हो गई। है आसान कि नहीं, बीमा निकालना आसान है कि नहीं भाई। Q की बीमा 80 होती है, या TA कुछ भी लिख लो 80 हो गई, और L क्या लंबाई है तो L की बीमा L होती है, दोनों को एक ही ब्रैकेट में मिला दिया तो ये L हो गया, फिर T हो गया, फिर A हो गया, LT हो गया। तो आज आपने लेक्चर नंबर 11 में मुख्य रूप से क्या सीखा कि वैद्युत ध्रुव होता क्या है, और उसके बाद आपने सीखा कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता। दोनों हेडिंगें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों हेडिंगों को बहुत अच्छे से सीखिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी भी छात्र को कहीं पे कोई भी डाउट है, यदि हो भी सकता है कि आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके जरूर बताइए कहाँ पे डाउट है, और यदि डाउट है तब भी कमेंट करिए, और नहीं है तब भी कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास, आज का सेशन आप सभी छात्रों को कैसा लगा दोस्तों। क्योंकि आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं, तो क्या मुझे लगता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट है वीडियो देखने में, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमको बनाने में थोड़ा और उत्साह लगता है, और मुझे लगता है कि अपने भाई बहन को मैं कितना सिखा दूं और क्या क्या नई चीज़ें बातें सिखा दूं जो अन्य लोग नहीं सिखा पा रहे हैं या अन्य जगह से आपको नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आप सभी छात्र जो नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। और जो पुराने छात्र हैं वो शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। ठीक है, और फिर भी यदि समस्या कहीं पे आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।